सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 50 सेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का जो इवेंट है वो नहीं बना हुआ है, इसलिए मुझे ये क्लास जो है आप लोगों की यूट्यूब पे लेनी पड़ रही है। बट जल्दी ही इवेंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो हम लोग सोशियोलॉजी की 130th नंबर की क्लास को पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों के 8 चैप्टर 9 चैप्टर आधे से ज़्यादा हो चुका है। और अब हम आगे बात करने वाले हैं कि 9 चैप्टर की 9 चैप्टर में हम लोग अभी फैमिली पढ़ चुके हैं। फैमिली के पर्सपेक्टिव क्या है? हेलो सूफिया नाज, गुड आफ्टरनून। फैमिली पर्सपेक्टिव, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि पेपर में क्या है कि हमें सोशोलॉजिकल वे से लिखना है। बेटा आज आपका भी इवेंट नहीं क्रिएट हो पाया किसी कारणवश, इस कारण से आपकी ये क्लास जो है हमें चैनल पे लेनी पड़ रही है। तो जल्दी ही इवेंट क्रिएट्स हो जाएंगे, तो आपकी जैसे पहले क्लास होती थी वैसे ही होगी। बस यही क्लास जो है आपकी यूट्यूब पे हो रही है बिकॉज इवेंट नहीं बना हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक फैमिली के सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखा है और इसके अलावा किनशिप का सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। और वैसे भी आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आया कि डिस्कस फैमिली एंड किनशिप, तो आपको सोशोलॉजिकल वे में ही आंसर लिखना होगा, राइट। और इसके अलावा हम लोगों ने फैमिली के स्ट्रक्चर कैसे है, हाँ, एक्सटेंडेड फैमिली मतलब संयुक्त परिवार कैसे है, संयुक्त परिवार का स्ट्रक्चर क्या था। अब न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसके चेंजिंग ट्रेंड्स में किस प्रकार से फैमिली में चेंज आया है वो भी हमने देखा है। क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल पेपर में आते हैं कि इन द कॉन्टेम्पररी टाइम देयर इज अ चेंज इन द फैमिली एंड किनशिप, डिस्कस द चेंज या डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ चेंज इन द फैमिली। जिस तरीके से समय के साथ बदलते परिवेश में, बदलते समय के साथ साथ परिवार में जो परिवर्तन आ रहा है, आप उसके संरचना की चर्चा कीजिए। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है हाउस होल्ड के बारे में, मैरिज के बारे में, फिर हम लीनिएज और डिसेंट देखेंगे और उसके बाद आपका कॉन्टेम्पररी। तो उसके बाद फिर आपका ये 9 चैप्टर खत्म हो जाएगा। तकरीबन दो दिन ओल्ड लगेंगे इस चैप्टर में, मतलब इस हफ्ते ये आपका चैप्टर 9 फिनिश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक आपका 10 चैप्टर हो जाएगा। एक बुक आपकी पूरी खत्म 250 मार्क्स की। रेस, इथनिसिटी, जेंडर भी आपको 10 मिनट का टॉपिक है, वो करवा दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप पूरे पेपर के क्वेश्चन अपने अच्छे से बना सकते हो। ओके, राइट। चलिए, सो अब आगे बात करते हैं चैप्टर 9 पेपर फर्स्ट चैप्टर 9 सिस्टम ऑफ किनशिप, नातेदारी व्यवस्था। ठीक है, तो नातेदारी व्यवस्था में अभी जो हम बात करेंगे वो हाउस होल्ड की करेंगे, गृहस्थ। ठीक है, या आप इसे घर भी बोल सकते हैं, ग्रह भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब हम आगे हाउस होल्ड की बात करते हैं। सो ध्यान से सुनिएगा अभी इस लेक्चर को। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं सोशोलॉजिकल वे से बात करूं तो सोशोलॉजिस्ट हमेशा से बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है उनको समझने के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि फैमिली है, जब से सोसाइटी बनी है तब से फैमिली चलती आ रही है। हाँ, आदि मानव का कोई घर गृहस्थी नहीं थी, परंतु जैसे जैसे मानव ग्रोथ की तरफ बढ़ा, वैसे वैसे परिवार, नातेदारी, रिलेशंस, इमोशन, कनेक्शन, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, सिक्योरिटी, ये सब चीजें बढ़ती चली गई। और आज के मानव की बात करें तो आज हम सब सोसाइटी में ही रहते हैं, हम सबका परिवार है। तो सोशोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर सोशोलॉजी पढ़ते हुए हमने हाउस होल्ड, फैमिली, मैरिज, डिसेंट, लीनिएज, कास्ट, रिलीजन, इनके बारे में बात नहीं करी तो कहीं ना कहीं हमारी रिसर्च अधूरी है। तो अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए या क्यूरियोसिटी के लिए इन्होंने कहा कि हाउस होल्ड को समझना जरूरी है। अब समझते हैं हाउस होल्ड होता क्या है, घर किसे कहते हैं।
मैं आप लोगों से एक सिंपल टर्म में बात पूछती हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घर। तो आप मुझे कहेंगे कि मैम एक ऐसा ड्वेलिंग यूनिट होता है। ड्वेलिंग यूनिट का मतलब होता है जो ईंट पत्थर से बना हुआ इमारत होती है जिसमें सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, उन सबका एक एड्रेस होता है, वो सभी सदस्य एक साथ एक फैमिली की तरह रहते हैं, चाहे वो रिलेशन कॉन्सेंजुअल हो या कॉन्जुगल हो। कॉन्जुगल का मतलब है या तो वो रिलेशनशिप पति पत्नी का हो या वो रिलेशनशिप खून का रिश्ता हो, जैसे चाचा का चाचा है, मामा है, ताया है, ताई है, चाची है, ये सब एक साथ रह रहे हैं। तो रिश्ता आपका कॉन्सेंजुअल भी हो सकता है, रिश्ता आपका कॉन्जुगल भी हो सकता है। कॉन्जुगल रिश्ते को कहते हैं हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, जो कि अलग अलग घर से आते हैं और जैसे ही शादी के बंधन में बन जाते हैं वैसे ही वो खून का रिश्ता बन जाता है, और जो उनसे बच्चा पैदा होता है वो खून का रिश्ता होता है। तो हाउस होल्ड क्या है? ऐसी इमारत या घर जहां पे कॉन्सेंजुअल रिश्ता या कॉन्जुगल रिश्ता, ठीक है, खून का रिश्ता या प्रेम का रिश्ता एक साथ रहते हैं, जिनका एक एड्रेस होता है, एक किचन शेयर करते हैं और आपस में सभी सदस्य इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी को शेयर करते हैं। ठीक है, अब जैसे हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं। हस्बैंड वाइफ जो एक पति पत्नी का रिश्ता है, एक तरह से इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है। अगर मान लीजिए आप महिला हैं, आप अर्न नहीं कर रहे हैं परंतु आपके सारे खर्चे आपका पति उठाएगा, या मान लीजिए आपका हस्बैंड अर्न नहीं करता है तो आप अपने पति के खर्चे उठाएंगे, एक तरह से इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। अगर मान लीजिए हम लोगों का परिवार ना होता ऐसा तो हर व्यक्ति को अपने खाने के लिए अपनी सिरदर्दी लेनी ही पड़ती, ठीक है, और फिर पता नहीं क्या ग्रोथ होता भी कि नहीं होता। आज जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो आप आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हो, यस और नॉट। नहीं तो क्या जरूरत है इतनी अच्छे हनीमून पीरियड और इतना अच्छा जवानी के टाइम को पढ़ाई में वेस्ट करने का, है ना। तो व्यक्ति इस तरीके से सोचता, परंतु आज व्यक्ति इस तरीके से नहीं सोचता है, क्योंकि वो कहता है कि नहीं, मुझे अपने जीवन में अपनी फैमिली का नाम बनाना है, जो प्रॉब्लम मैं झेल रहा हूं मेरे बच्चे ना झेले, इसलिए आप लोग पढ़ाई करते हो। एग्री और नॉट। तो परिवार क्या करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इमोशनल नीड आपकी पूरी करता है। दुख है, दर्द है या प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आपको साथ देता है। परंतु एक तरफ से कुछ सोशियोलॉजिस्ट इसके डाइस फंक्शन को भी कहते हैं एक व्यक्ति की स्वतंत्रता भी खत्म होती है। अब मान लीजिए आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो आईएएस नहीं बनना चाहता है, परंतु माता पिता ने कहा भैया जबरदस्ती आईएएस बनो, हम तो लेक्चरर हैं, तुम्हारे पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो तुम्हें तो आईएएस बनना ही बनना है, आप समझ रहे हो। तो वो बेचारा बच्चा प्रेशर में बनेगा, या जिसके मम्मी पापा अच्छे पढ़े लिखे हैं उसको प्रेशर होता है आईआईटी क्लियर करने का। तो बहुत सारे ऐसे हमारे सोसाइटी में केसेस हैं, हाँ, आईआईटी जैम का पेपर क्वालिफाई करने नहीं हो पाता है तो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये कुछ सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं। खैर, अब हर चीज का, हर सोशल इंस्टीट्यूशन के फायदे भी हैं, नुकसान भी है ना। तो सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि नुकसान से ज्यादा फायदे हैं, इसीलिए ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। अगर मान लीजिए इसके नुकसान ज्यादा होते तो समाज में ये चीजें चल नहीं रही होती। समाज में वही चीजें चलती हैं जो सोसाइटी को बना के रखती हैं या व्यक्ति को बना के रखती हैं, वही चीजें सोसाइटी के नियम कानून के अंदर आती है। ठीक है, तो गृहस्थ क्या है कि एक ऐसा जहां पर सभी सदस्य एक कॉम्पेनियन, एक साथी की तरह रहते हैं और सभी अपनी इमोशनल, साइकोलॉजिकल सभी प्रकार की नीड्स को पूरा करते हैं, और विवाहित रिश्ते भी इस हाउस होल्ड में रहते हैं। उनके द्वारा जो जन्मे बच्चे होते हैं, जो कॉन्सेंजुअल रिश्ता होता है, वो भी यहीं पे ही रहता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक सोशियोलॉजिस्ट है गिडन ये बात बोलते हैं कि जैसे जैसे आधुनिक समाज आ रहा है और मोनोगैमी हो रही है तो फैमिली ब्रेकडाउन हो रही है। मोनोगैमी का मतलब है एक हस्बैंड एक वाइफ। तो वो लोग क्या करते हैं, शहरों की तरफ चले आते हैं, विदेश में चले आते हैं, तो वो अपने जो चाचा, मामा, ताया, ताई, इन सब के साथ वो उतना रिश्ता नहीं रखते और उन्हें भी क्लियर होता है कि अब हमें ज्यादा इमोशनल जुड़ाव में नहीं रहना है। तो कहने का मतलब क्या है कि
गिडन कहते हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी बढ़ रही है, मोनोगैमी हो रही है, हाँ, न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, तो वैसे वैसे परिवार में इमोशनल कनेक्शंस कम हो रहे हैं। और एक सोशियोलॉजिस्ट ने ये भी बात बोली है कि परिवार के सदस्यों का इमोशनल कनेक्शन बना ही तभी रहता है जब परिवार के सदस्य आपस में बार बार मिलते रहते हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा और भी कई क्लासिकल थिंकर्स हैं, जैसे मॉर्गन है, क्रोबर है, मोर्च है। इन्होंने भी फैमिली के बारे में बात की है। इन्होंने कहा है कि फैमिली जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन एक एवोल्यूशन की तरह हुई है। एवोल्यूशन का मतलब क्या है? उद्गमी रूप से हुई है। जैसे जैसे समाज डेवलप होता रहा वैसे वैसे फैमिली भी डेवलप होती जा रही है। ओके, तो इन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं है जैसे स्टार्टिंग का फैमिली था वैसा ही आज फैमिली है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे सोसाइटी की स्टेजेस हैं वैसे वैसे फैमिली की भी स्टेजेस हैं। अब पहले स्टार्टिंग में आदि मानव की तरह व्यक्ति रहता था, फिर व्यक्ति प्रेम प्रसंग में पड़ने लगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनने लगे, फिर नियम आ गया कि शादी विवाह होना चाहिए, अब आप एक ही पार्टनर के साथ जन्म भर तक रहोगे। फिर उसके बाद कई सारी ऐसी कुरीतियां थी, बचपन से ही, जन्म से ही शादी कर दी जाती थी, काफी कुरीतियों का विरोध भी किया गया। फिर उसके बाद ज्वाइंट फैमिली एक साथ रहने लगी, फिर उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली रहने लगी, और आज की डेट में लोग जो गांव के हैं वो शहरों में आ रहे हैं, जो शहर के हैं वो विदेशों में जा रहे हैं। आजकल इमोशनल बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, परंतु एक टाइम आने के बाद फिर दोबारा ज्वाइंट होगा। अब ये भी बात समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपके दादा दादी हैं, ठीक है, ये आपके दादा दादी हैं, इनके हैं 4 बच्चे, इनके हैं 4 बच्चे, ठीक है। अब इन 4 बच्चों, अब देखिए ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, ये 4 बच्चे हैं, इन 4 बच्चों की पत्नियां हैं, ठीक है, इन 4 बच्चों की शादी हो गई, पत्नियां हैं, पत्नी होने के बाद इनके आगे 2-2 बच्चे हैं, कम से कम 2-2 बच्चे तो होते ही हैं। पर मान लीजिए कई कई फैमिली में तो 3-3, 4-4 बच्चे भी होते हैं, और 1970 में तो 6-6 बच्चे, 7-7, 11-11 बच्चे होते थे। 11-11 बच्चे ना हो तब तक तो माना ही नहीं आता था कि भाई ये परिवार पूरा हुआ है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ये सब एक साथ एक घर में ही रहते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप क्या कहेंगे? ये पूरा का पूरा फैमिली एक साथ रह रही है, ठीक है, इसे आप कहेंगे ज्वाइंट फैमिली, है ना। तो ये फैमिली हमारे फैमिली मानी जाती थी प्राचीन समय पे। अब देखो कितने सारे मेंबर है, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मेंबर, 18-20 मेंबर का परिवार, 21-22 भी होते थे, ठीक है, 50-50 मेंबर भी होते थे जो एक एक घर में रहते थे। अब उसके बाद ये कहते हैं कि जैसे जैसे समय में चेंज आया, अब ये ताई का बच्चा जो है अलग हो गया, ये विदेश में सेटल हो गया, इस लड़की की शादी हो गई, ये किसी और घर में चली गई, ये लड़का, इसने आगे 2 बच्चे जन्म दे दिए, इसका भी अपना बच्चा हो गया, ये कहीं और पे सेटल हो गया, ये कहीं और पे हो गया, ये कहीं और पे हो गया, ये कहीं और पे, ये कहीं और पे। अब देखा जाए तो ये कहीं कहीं और पे हुए हैं, तो ये क्या बना रहे हैं? ये न्यूक्लियर फैमिली बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियर फैमिली बना रहे हैं। अब सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि फिर दोबारा से ज्वाइंट में आ जाएंगे। कैसे ज्वाइंट में आ जाएंगे दोबारा से? देखो, अब ये दोबारा से ज्वाइंट में कैसे आएंगे? अब ये जो लड़का विदेश में था, लेडी से शादी करी, इसके आगे 2 बच्चे हुए, ठीक है, अब पिता यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, तो ये बन गया अपना फिर दोबारा से एक ज्वाइंट फैमिली। ओके, इस तरीके से ये ज्वाइंट होता है, न्यूक्लियर होता है, फिर दोबारा से ज्वाइंट फैमिली की तरफ ये बढ़ते चले जाते हैं। तो इसे कहा जाता है रिसाइकलाइजेशन ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे ये कुछ सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, तो ये 10 नंबर का टॉपिक रहता है हमारा हाउस होल्ड, और ये चीजें पूछी जाती हैं। ओके, तो अल्टीमेटली हाउस होल्ड में क्या है कि आपके ग्रुप ऑफ सोशल यूनिट्स हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसे ही कई सारे जो घर एक साथ बन जाते हैं, है ना। ये किसी एक का घर है, ये दूसरे का है, तीसरे का है, चौथे का, पांचवे का, छठे का, सातवें का, इस तरीके से पूरा का पूरा अपनी क्या बन गई?
ये एक सोशल यूनिट बन गई, ये पूरा का पूरा एक फैमिली कहलाएगा। परंतु इस बच्चे का जो ये घर है ये हाउस होल्ड कहलाएगा, ये इसकी छोटी सी फैमिली है और ये पूरी की पूरी इनके वंशज सिस्टम बन गया। और इस तरीके से अब जो इनका बेटा होगा, जो दादाजी का नाम है वही इनके बेटे का नाम है, समझ रहे हो। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उपासना सरीन, हाँ मैं उपासना सरीन, ओके। अब मेरे पिताजी जो थे वो सरीन थे, ठीक है, मेरे पिताजी जो थे वो सरीन थे। अब मैं उपासना सरीन, मान लीजिए मेरे हस्बैंड जो हैं एक XYZ में कास्ट ले रही हूँ, रियल कास्ट नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अब मेरी कास्ट तो सबको पता ही है, बट मैं अपने हस्बैंड की नहीं बता रही हूँ, तो मैं कुछ और XYZ लिख देती हूँ। मान लेते हैं इनकी कास्ट मैंने बना दी है पाटीदार, ठीक है, एग्जाम्पल है, ओके। तो अब जो मेरा बच्चा हुआ है, अब इस बच्चे के नाम के पीछे मैं सरीन डालूंगी तो ये बन जाएगा मैट्रिलीनियर, ठीक है। तो ये हाउस होल्ड कौन सा होगा, मैट्रिलीनियर होगा। अगर इस बच्चे के पीछे पाटीदार नाम रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये पेट्रीलीनियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेट्रीलीनियर बन जाएगा। तो इस तरीके से हाउस होल्ड का एक पहचान होती है, एक नाम होता है। घर के आगे नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून। घर के आगे जब आप अपना नेम बोर्ड लगाते हो, नेम बोर्ड लगाते हो कि अपने दादाजी का नाम लिखा, पीछे सरनेम लिख दिया, समझ रहे हो। एजुकेशन विद एटीट्यूड, एक्चुअल में आज ना आपका इवेंट नहीं बना है, तो इवेंट ना बनने के कारण या तो क्लास नहीं होती, समझ रही हो, और एक्चुअली इवेंट नहीं बन पाया तो जो इवेंट बनाते हैं वो नहीं आए हैं, ठीक है, नहीं है, तो इस कारण से आपका इवेंट नहीं बन पाया। और तो इस कारण से मेरे को क्लास तो लेनी थी, टाइम दिया हुआ है, तो इस कारण से मैंने ये YouTube पे ही ले ली। तो जब आएंगे इवेंट बन जाएगा तो ये क्लास को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, ठीक है, इसीलिए मेरे को ये क्लास ऐसे ही लेनी पड़ी, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये चीज होती है। अब ये जो फैमिली है, हम जो अपने घर के आगे बोर्ड लगाते हैं, उस बोर्ड के पीछे जो सरनेम लगाते हैं, वो सरनेम क्या है, हमारे घर के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर का नाम होता है, ठीक है, और उनका कास्ट होता है, वही कास्ट आगे आपके अपने बच्चों की चलेगी। तो इस तरीके से वो जो फैमिली है, फैमिली के अंदर जो वंशज सिस्टम है, वो वंशज सिस्टम आपकी पहचान होता है। अब जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सूफिया की कास्ट मान लेते हैं खान है, ठीक है। अब सूफिया खान या सूफिया अहमद भी हो सकती है, एग्री और नॉट, या इनकी कोई और कास्ट भी हो सकती है। तो अब जो सूफिया की आइडेंटिटी है ये किससे पहचानी जाएगी, ये अपने सरनेम से पहचानी जाएगी, आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से इस हाउस होल्ड में भी हम सबके नाम के पीछे जो सरनेम लगा हुआ है, हम सबके पहचान के लिए जो पीछे लीनिएज डिसेंट सिस्टम चल रहा है, सेम उसी तरीके से हम सबके पहचान, हम कहाँ रहते हैं, उसके लिए घर होना भी बहुत जरूरी है। तो हाउस होल्ड क्या है, हाउस होल्ड हमारी फैमिली की जो हमारा पूरा परिवार है, हमारी फैमिली की फैमिलीज रेसिडेंशियल आइडेंटिटी होती है। रेसिडेंशियल आइडेंटिटी का मतलब है जहां पे हमारा परिवार रहता है उसके निवास स्थान की पहचान है। तो कोई भी परिवार तब तक पूरा नहीं है जब तक उसकी घर ना हो। तो घर एक सोशल यूनिट के रूप में सोशियोलॉजिस्ट इसे देखते हैं, ओके। पहले तो मुझे ये बताइए, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस प्लीज, एनी डाउट? यस प्लीज, ओके। तो मैं यहां से लिखवाती हूं हाउस होल्ड, ग्रह, ओके। हाउसहोल्ड इज हाउसहोल्ड, यस प्लीज आप लोग लिख सकते हैं साथ में ही, ठीक है। हाउसहोल्ड इज फैमिलीज रेसिडेंशियल
identity. Family is social unit, whereas household is dwelling unit having common address, common residential address of all members of family, common residence, common residence, common kitchen, common address, common bills is the feature of household. Okay. तो लिखते हैं गृह या घर, यह परिवार के निवास, यह परिवार के निवास की पहचान है, यह परिवार के निवास की पहचान है। परिवार एक सामाजिक संस्थान का, परिवार एक सामाजिक संस्थान की इकाई है, जबकि घर इमारतों से बना हुआ, ईंटों से बनी हुई इमारतें, जहां परिवार, ईंटों से बनी हुई इमारतें जहां परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, एक समान बिल आता है, एक समान किचन शेयर करते हैं। मतलब इन सबका एक ही एड्रेस होता है, एक समान ही ये किचन शेयर करते हैं और सभी सदस्य एक ही निवास पर रहते हैं, सभी सदस्य एक ही निवास पर रहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, लिख लीजिए। डन। ओके, डन। अब कोई भी फैमिली है, फैमिली का सबसे कोर फीचर क्या है? मान लीजिए कल को आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि चलिए आपने फैमिली, हाउस होल्ड ये सब पढ़ा ही है। हाँ, अक्सर बच्चे कहते हैं ये तो बहुत आसान है, हम सबकी लाइफ में है। परंतु कई बार ना बहुत आसान प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें शब्द ही नहीं मिलते हैं। अब आपसे पूछ लेगा कि फैमिली है, फैमिली का सबसे कोर फीचर क्या है, मतलब जिस आधार पे परिवार टिका होता है वो क्या है? तो कोई भी फैमिली है वो इमोशंस पे ही टिकी होती है। ठीक है, अगर फैमिली में इमोशंस नहीं होंगे तो वो फैमिली नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? सेम उसी तरीके से हाउस होल्ड जो घर होता है, घर किस पे टिका होता है? घर टिका होता है
सभी सदस्यों के एक साथ रहने पे। ठीक है, तो हमारा आई थिंक आपने ये एक पैराग्राफ लिख लिया होगा। ओके, सो द इमोशनल कनेक्शन between the family member between the family members are the core feature ऑफ फैमिली। कई बार ना बहुत आसान सा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेता है और हमें ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या पूछ लिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब मुझे पता तो है पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे जवाब दूं। ठीक है, वो जो 300 साल का एक्सपीरियंस सामने बैठा होता है ना एक 25-26 साल के व्यक्ति के आगे, तो वो जज कर लेता है। ऑब्वियसली उन्हें पता है कि आपका ऑप्शनल अच्छा है तभी आप मेंस क्वालिफाई किए हो, बट दे जस्ट वांट टू नो योर एटीट्यूड, क्योंकि एटीट्यूड ही लाइफ में सब कुछ है। तो डेट्स व्हाई वो 300 साल का एक्सपीरियंस आप 25-26 साल के एक्सपीरियंस के आगे पूछते हैं। ठीक है ओके कि बताइए परिवार किन क्या ऐसी चीजें जिस पे पूरा परिवार टिका हुआ है। तो आप सोचते रहेंगे कि सर परिवार में सभी सदस्य एक साथ रहते हैं इसलिए टिका हुआ है, ऐसा नहीं है। अब एक बच्चा विदेश में, एक बच्चा इंडिया के अंदर है, तो वो भी फैमिली कहलाएगा। वो फैमिली तब तक कहलाएगा जब तक इमोशनल कनेक्शन है, पर जिस दिन इमोशनल कनेक्शन टूट जाएगा वो फैमिली नहीं रहेगी, क्योंकि फैमिली का मतलब ही इमोशंस है। तो कोर जो मतलब कहते हैं ना कि भाई ये जड़ है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो फैमिली की जड़ ही इमोशंस है। ओके, और सेम उसी तरीके से हाउस होल्ड, घर की जड़ क्या होती है? घर की जड़ होती है सभी सदस्यों का एक साथ रहना, उसे हम घर कहते हैं। ठीक है, तो घर का मतलब ये मत सोचिएगा कि आपने बड़ा सा विला ले लिया, हाँ, और आप कहेंगे मेरा ये घर है। When the family members are there, they share their emotions with each other. That becomes the household. तो commensurate, तो एक साथ सभी सदस्यों का रहना, that becomes the घर। ओके, तो हमने ये लिख लिया है, the emotional connection between the family members are the core feature of family and the togetherness, the togetherness। अच्छा, आज मॉडर्न सोसाइटी में एक चीज और हो रही है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं ये स्टेटमेंट कंप्लीट करती हूँ। आज की फैमिली में पता है क्या हो रहा है, क्यों परिवार टूट रहे हैं या क्यों शादियां टूट रही हैं? मैं एक रीजन और बताती हूँ। जैसे लेडी काम करती है, हाँ, वो कहीं और जॉब करती है, पुरुष काम करता है, वो किसी दूसरे देश में काम कर रहा है, उनका जो बच्चा जन्मा है बाय चांस शादी के 2-3 साल के अंदर, वो बच्चा कहीं और रह रहा है। मतलब एक फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली जिसमें 3 मेंबर्स हैं और तीनों अलग अलग है। बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, माताजी कहीं और काम कर रही हैं, पिताजी कहीं और काम कर रहे हैं। तो अब ये फैमिली एक्चुअल में इस शादी को अगर 20 साल भी हो गए तो ये शादी बस लीगल पेपर्स के लिए शादी है, बट एक्चुअल में शादी 2-3 साल की होती है। आप समझ रहे हैं? अगर जब तक जो दंपति एक साथ ना रहे, हाँ, एक गृहस्थ में ना रहे, तो वो अपने आप धीरे धीरे करके, क्योंकि उनके इमोशंस अलग हो जाते हैं, तो वो ब्रेक डाउन का रीजन है। ठीक है, ओके, ये भी सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अरे भैया एक चीज और बता देती हूँ, ये क्लास यहाँ पे इस चैनल पे इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा इवेंट नहीं बना था, तो जो हमारे इवेंट बनाते हैं वो आज नहीं आए हैं, इस कारण से आप लोगों की क्लास जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे हो रही है। ठीक है, जैसे इवेंट बन जाएगा तो क्लास विल बी ऑन द अनदर प्लेटफॉर्म जो भी हमारा अपना है। ठीक है, ओके। द टुगेदरनेस बिटवीन the family member is household। तो जब आप बोलते हैं ना घर, जब आप बोलते हैं ना हाउसहोल्ड, गृह, घर, तो घर इज नॉट ओनली द ईंटों का इमारत। डू यू अंडरस्टैंड?
Actually, it is the emotion connection between the members. अच्छा, एक चीज और है, ये आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ, तो मैं 2 मिनट रुक रही हूँ। ये बताइए, घर और मकान में क्या डिफरेंस है? यस, हाँ जी, घर और मकान में क्या डिफरेंस है, बता दीजिए। I just want to know what's your conscience will say. Yes, what is the difference of household and building, makan? Yes. हाँ, सूफियानाज, एजुकेशन विद एटीट्यूड, नवीन पांडे, अमीन, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय हिंद। बताइए बताइए बताइए, क्या डिफरेंस है घर और मकान में? यस प्लीज, कोई बच्चा है जो जवाब देने वाला है? यस प्लीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन घर एंड मकान? है कोई बच्चा जवाब देने वाला, या मुझे ही जवाब देना पड़ेगा? चलिए, मैं ही जवाब देती हूँ, ठीक है। आई थिंक बच्चे सोचने में लगे हुए हैं घर और मकान में क्या अंतर है। हाँ जी, हाँ बताइए बताइए, मकान और घर में क्या अंतर है? सूफिया ने लिखा है कि घर में फैमिली मेंबर्स रहते हैं जिसमें इमोशनल नेचर शेयर करते हैं, जबकि मकान में केवल ईंट पत्थर का होता है और फैमिली मेंबर्स। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। जहाँ पे आपके सदस्य इमोशनल शेयरिंग ही नहीं होगी तो मकान ही है ना। मकान आप कितनों का भी ले लो। और घर जो है, बिल्कुल घर जो है, आपने देखा होगा कि बिल्कुल जो छोटा सा घर होता है उसमें भी परिवार के सदस्य बहुत खुश रहते हैं, तो वो एक्चुअल में कहते हैं हाँ मुझे घर जाना है ना। अब जहाँ पे खुशी नहीं मिलती है परंतु सदस्य एक साथ रह रहे हैं और इमोशनल कनेक्शन नहीं है, तो वो मकान बन जाता है, हमें ये मकान लेना है। आप समझ रहे हैं? तो घर और मकान में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। दैट इज ऑल अबाउट द इमोशंस। ओके, चलिए, ये लिख लिया आप लोगों ने? हम्म हाँ, तो इसे हिंदी में भी लिख लेते हैं जिससे हमारे जो बाइलिंगुअल बच्चे हैं दोनों को ही फायदा हो। ओके, तो परिवार की मुख्य मुख्य व केंद्र विशेषता परिवार के सदस्यों द्वारा भावनात्मक साझेदारी है, जबकि ग्रह का अर्थ है रहने का स्थान, जहां परिवार के सभी सदस्य मधुर व भावनात्मक रिश्ते से जुड़कर एक साथ रहते हैं, ओके। हाँ बिल्कुल, डन।
हम्म, डन। अब जो पुराने क्लासिकल थिंकर्स हैं जैसे मॉर्गन, मैंने, इन लोगों ने हाउस होल्ड की डेफिनेशन इग्नोर कर दी, इन्होंने घर की डेफिनेशन नहीं बताई, बट इन्होंने क्या बताया कि फैमिली क्या है। ओके, अब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट, क्योंकि पेपर में तो आपको सोशियोलॉजिस्ट का नाम लिखे बिना आप किसी आंसर को खत्म कर ही नहीं सकते हो, नहीं। तो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट लाइक मॉर्गन, मेने, they studied family but ignored household dimension. They considered that family is evolutionary process. तो ये मानते हैं जो क्लासिकल प्राचीन थिंकर्स हैं, ये कहते हैं परिवार चरणों में बना हुआ है, परिवार के चरण है, धीरे धीरे करके फैमिली मॉडिफाइड होती है। अब ये जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है ना, इसका मतलब क्या है कि प्राचीन टाइम में पहले फैमिली क्या थी, ज्वाइंट फैमिली थी, ठीक है। फिर फैमिली आज क्या हो गई, हाँ आज कैसे हो गई, आज न्यूक्लियर फैमिली है। फिर उसके बाद आगे मॉडिफाई होगी, ये दोबारा से मॉडिफाई होगी, तो ये कैसी फैमिली बन जाएगी, फिर दोबारा से ज्वाइंट फैमिली बनेगी। आप समझ रहे हो, तो ये एवोल्यूशन है, एक के बाद एक स्टेज परिवार का है। तो ऐसा नहीं है कि पहले से परिवार ऐसा ही बन गया है, तो ये धीरे धीरे मॉडिफाई होता रहा है, ठीक है। पहले लोग एक साथ रहते थे, 50-50 लोग एक घर रहते थे, परंतु आज ऐसा नहीं है। आगे आने वाले टाइम में फिर लोग ज्वाइंट फैमिली की तरफ जाएंगे। तो ये प्रोसेस है, जैसे कहते हैं ना कि धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता है। एक बार जो धर्म बन गया वो कभी खत्म नहीं होगा, चाहे कोई सा भी धर्म हो, ठीक है। उनकी संख्या कम हो सकती है, पर जब जब उसमें कन्वर्जन होंगे फिर वो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो हर चीज का एक सैचुरेशन होता है, ऐसा आप कभी नहीं कह सकते हो कि आप पूरी जिंदगी पूरी लाइफ में हमेशा टॉप पे ही रहोगे, ऐसा कभी किसी के साथ भी नहीं हो सकता है, और ना ही सोशल इंस्टीट्यूशन में होता है। किसी सोसाइटी में एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, किसी सोसाइटी में एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, किसी सोसाइटी में मैरिज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी सोसाइटी में मैरिज में भी मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो सोसाइटी जैसे जैसे बदलती रहेगी वैसे वैसे फैमिली बदलती रहेगी, और जब फैमिली बदलती रहेगी तो उनके उससे जुड़ी हुई चीजें भी बदलती रहेंगी। पहले लोग अपनी कास्ट को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे, कास्ट के अंदर ही अपने गोत्र में शादी नहीं होती थी, कास्ट के अंदर ही शादी करनी है ना, समझ रहे हो आप लोग। परंतु आज ऐसा नहीं है, आज आप क्रिश्चियन हो और दूसरा मुस्लिम है, भाई मैरिज हो सकती है, हिंदू मुस्लिम की हो सकती है, आप समझ रहे हो। तो आज लोग थोड़े सेकुलर टाइप के हो गए हैं, वो एजुकेशन के कारण हुआ है, ठीक है। पर कई पढ़े लिखे भी कास्टिज्म बहुत मानते हैं। तो देखिए सोसाइटी है, सोसाइटी इतना कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसमें कोई भी एक बात नहीं बोल सकता है कि बस ऐसा ही होगा। अंडरस्टैंड, ओके। तो प्राचीन क्लासिकल समाजशास्त्री जैसे मॉर्गन, मेने ने परिवार को उद्भवी चरणों में बताया है, जबकि घर ग्रह जो कि मुख्य आयाम है परिवार का, मुख्य आयाम है परिवार का, इसकी परिभाषा को अनदेखा किया है। ओके,
इसकी परिभाषा को अनदेखा किया है। तो ये सोशियोलॉजिस्ट का व्यू पॉइंट है, लिख लीजिए। ठीक है, ओके। अब गिडन क्या कहते हैं? गिडन भी सोशियोलॉजिस्ट है। ये कहते हैं कि सीरियल मोनोगेमी, सीरियल मोनोगेमी, मोनोगेमी ब्रेक डाउन द फैमिली एंड हाउस होल्ड। अब भैया एक चीज बताओ, न्यूक्लियर फैमिली में आप सब अलग अलग रहते हो, तो वो जो चाचा मामा ताया दादा वो सब तो टूट गए, और वो उन सब का भी अपना अलग अलग हो गया, है ना। तो ऑटोमेटिकली जब वो अलग अलग हो गए तो वो परिवार टूटना ही होता है। फिर परिवार का मतलब क्या है? हस्बैंड वाइफ और बच्चा, समझ रहे हो। तो पहले परिवार का मतलब होता था चाचा का बच्चा मेरा भाई, मामा का बच्चा मेरा भाई, दीदी का बच्चा मेरा भाई, सारे कजन अपने भाई होते थे, भाई बहन होते थे। परंतु आज वो कजन ही बोले जाते हैं। आज आपकी इच्छा है आपको किस कजन से बनानी है, किससे नहीं बनानी है। आज फोर्स नहीं है, पहले फोर्स होता था। आपके घर में एक नालायक बच्चा भी जन्म ले लिया तो आप उसे उसके लिए अपना दिल जिगर निकाल के रखते थे, परंतु आज लोग बड़े समझदार हो गए हैं, तो आज ऐसा नहीं है। ठीक है, तो गिडन के अकॉर्डिंग, गिडन के अनुसार लगातार मोनोगैमी, मोनोगैमी का मतलब पता ही है, एक हस्बैंड एक वाइफ। ठीक है, लगातार मोनोगैमी परिवार व गृहस्थ, मोनोगैमी एकल परिवार, गृहस्थ परिवार को खंडित कर रही है। ठीक है, ये गिडन के अनुसार है, गिडन बोलते हैं। ओके, लिख लीजिए। अच्छा, अब आजकल मॉडर्न टाइम में क्या हो गया, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, हस्बैंड कहीं और रह रहा है, वाइफ कहीं और रह रही है, बच्चा कहीं और पढ़ रहा है। अब वो क्या करते हैं, 15 दिन में एक बार मिलते हैं, या वीकेंड में मिलते हैं, तो उसको सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं वीकेंड फैमिली। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट gave concept of weekend family या weekend household, weekend family या weekend household। weekend family या weekend household क्या है? when husband and wife they work in the another location, और एक साथ हफ्ते में बस कहते हैं ना कि भाई पति जो है वो बेंगलोर में काम कर रहा है, पत्नी जो है वो पुणे में काम कर रही है, बच्चा जो है वो केरला में पढ़ रहा है। चलो भाई, अब वीकेंड में या 15 दिन के बाद अब तीनों मेंबर एक साथ एक जगह पे मिलते हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं आजकल ऐसा चल रहा है चलन। ठीक है, तो इसे कहते हैं वीकेंड फैमिली। ठीक है, वीकेंड फैमिली और वीकेंड हाउस होल्ड, जो पूरे सप्ताह के अंत में होने वाला घर, या पूरे सप्ताह के अंत का पति पत्नी का रिश्ता। ठीक है, तो वीकेंड फैमिली या वीकेंड हाउस होल्ड means when husband work in another location, husband work in another location, wife works in another, they meet only on weekend, called weekend family, called weekend family। ठीक है,
समाजशास्त्रियों ने वीकेंड, परिवार व गृहस्थ नाम भी दिया है, जिसमें पति किसी और जगह कार्य करता है, किसी दूसरी जगह कार्य करता है, पत्नी किसी दूसरी जगह कार्य करती है, पत्नी किसी अन्य शहर कार्य करती है, ठीक है, कार्य करते हैं, बस सप्ताह के अंत में, बस सप्ताह के अंत में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ये साप्ताहिक शादी बन जाती है। इसे साप्ताहिक परिवार कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया वीकेंड फैमिली, साप्ताहिक परिवार, ठीक है, लिख लीजिए। ओके, ओके। The study of household, the study of household is important because it gives internal division of labor। अब घर के अंदर क्या होता है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंटरनल डिवीजन ऑफ लेबर। इंटरनल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि घर के अंदर जब हम एक घर में रहते हैं तो सबके अपने अपने काम डिफाइन है। जैसे पति कमा के लाएगा, पत्नी बच्चों को देखेगी, बच्चा पढ़ाई करेगा, तो अंडरस्टूड है कि सबको अपने अपने काम क्या करने हैं, ठीक है। इंटरनल डिवीजन ऑफ लेबर है। अब यहीं पे ही महिलावादी समाजशास्त्री क्या कहती हैं, फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट कहती हैं कि ये घर में ना अनइक्वल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब घर में बराबरी के काम नहीं है। जैसे महिला के ऊपर काफी ज्यादा काम रहता है, पुरुष के ऊपर उतना नहीं है, तो ये फेमिनिस्ट बोलते हैं। फेमिनिस्ट तो आपको पता ही है, ठीक है। फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट argued that household is unequal sexual division of labor, अनइक्वल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो इसे हम हिंदी में लिख लेते हैं। ग्रह का अध्ययन समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आंतरिक श्रम विभाजन करता है। महिलावादी समाजशास्त्रियों के अनुसार, महिलावादी समाजशास्त्रियों के अनुसार ग्रह असमान श्रम विभाजन है, असमान श्रम विभाजन है, ओके। अनइक्वल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है।
ओके डन। हाँ ठीक है, तो श्रम विभाजन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके सो हाउस होल्ड कैन बी न्यूक्लियर, ज्वाइंट और rejoined, but in simple term, it is togetherness of family, members, that's all। ठीक है, अतः है संयुक्त, एकल व पुनः संयुक्त हो सकता है, पुनः संयुक्त हो सकता है। समान शब्दों में परिवार के सभी सदस्यों का एकीकरण ही ग्रह है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद विवाह पर आएंगे, तो विवाह के लिए आपका नेक्स्ट सेशन बनाया जाएगा। ठीक है, अभी तो हमारा इवेंट प्रॉपर नहीं बना था तो हमें लेना पड़ा क्लास ऐसे ही। बाकी हम देखते हैं कई सारे इवेंट्स बनवा लेंगे जिससे हमें दिक्कत ना आए। ओके, तो बाकी हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, लंच के बाद। ओके, और आज आपकी करंट अफेयर की क्लास भी होगी। तो करंट अफेयर में हम लोग कुछ टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग काफी ज्यादा लगती है, समझ रहे हैं आप लोग। 1-1.5 घंटे में जाके कुछ ही टॉपिक्स पता चल मतलब निकलते हैं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम काफी ज्यादा है। बट ये है कि रेगुलर बेस पे करें तो हमें सफलता डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट सेशन होगा, और सेशंस जो हैं मैं थोड़े से बढ़ाऊंगी आप लोगों के। अब मैं कोशिश मेरी तरफ से ऐसी रहेगी, हर 1.5-2 घंटे के बाद या 2.5 घंटे के बाद आपकी क्लास हुआ करे। तो मेरी खुद की कोशिश अब ऐसी रहेगी जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिले। और बाकी फैकल्टी हायरिंग भी, अब फरवरी सर्दियों का मामला खत्म ही हो गया है, तो फैकल्टी हायरिंग भी की जाएगी जिससे आपको फैकल्टी जो है वो यूपीपीसीएस या यूपीएससी के एमसीक्यूज रेगुलर बेस पे करवा दे। ठीक है, और मैं थोड़ा कंटेंट करा दूं, और जो फैकल्टी हायर करने का मैं सोच रही हूँ वो आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा दे, जिससे आपका एमसीक्यू मजबूत हो जाए। यहाँ से पढ़ो, यहाँ से एमसीक्यूज, तो ये चीज भी मैं सोच रही हूँ। तो देखती हूँ, मैं जल्दी ही कोई ना कोई फैकल्टी हायर करने के बारे में सोचती हूँ। ठीक है, ओके। बाकी आप लोगों का साथ बना रहे। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।